वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। मैं परवेज खान आज आपको पढ़ाने आया हूँ हिंदी व्याकरण। चलिए शुरू करते हैं। आगे यहाँ पे क्या मोटो रखा गया है, तो एग्जाम जॉब एक्सपर्ट की तरफ से मोटो रखा गया है आपकी जीत, आपकी जीत हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो आपकी जीत अवश्य होने वाली है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। कहां पर? प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर आप एग्जाम जॉब एक्सपर्ट लिखेंगे तो वहां पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और साथ ही आपको क्या मिल रहा है, वहां पे देखिए, वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहां से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे फ्री डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें आपको 1000 से ज्यादा नोट्स मिलने वाले हैं। बुक ऑनलाइन पीडीएफ यहाँ से मिल जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, जॉब एंट्रेंस एग्जाम डेली अपडेट। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाली वैकेंसी है तो उनके बारे में डेली अपडेट दिया जाता है यहाँ पे। चलिए आगे जानेंगे। यहाँ पे जीत की तरफ पहला कदम। तो अगर आप पहला कदम उठाते हैं तो आपकी जीत अवश्य होने वाली है। तो आपको क्या करना है, जीत के लिए पहला कदम उठाना है। तो किसके साथ जुड़ेंगे आप? एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो वहां से आपको क्या जीत मिलने वाली है। और साथ ही बच्चों को क्या दिया जा रहा है, फ्री वीडियो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से फ्री क्लास भी कर सकते हैं। 50,000 से ज्यादा घंटे वीडियो कंटेंट यहाँ पर है। साथ ही आपकी माई कंटेंट यानी कि लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें क्या मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज, इंडिया जीके, जर्नल एप्टीट्यूड, बिजनेस स्टडी, और यहाँ पे करंट अफेयर्स है, फास्ट डाउट सॉल्विंग। अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पे आपका डाउट भी क्लियर कराया जाएगा विद कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट के सहित। चलिए जानेंगे यहाँ पे आज का आपका टॉपिक है वर्णमाला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आपका वर्णमाला। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या है। तो भाषा क्या है, तो भाषा क्या है कि भाषा एक साधन होता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा भाषा किसे कहते हैं। देखिए भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या करना होता है आपको, अगर एक व्यक्ति सामने दो व्यक्ति हैं तो आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं, उसे ही भाषा कहा जाता है। परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने भाव को लिखकर भी बता सकता है, सुनकर भी भाषा का प्रयोग कर सकता है, और या लिखकर भी। लेकिन क्या होगा उसमें, एक दूसरे की भाषा को समझ सके, एक दूसरे को उत्तर दे सके, उसे ही भाषा कहा जाता है। सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण। देखिए अगला पॉइंट आपका व्याकरण है। तो व्याकरण होता क्या है, इसमें अगर जो बोला जाए वही लिखा जाता है। क्या? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, आपको ध्यान करना है। अगर हमने यहाँ पे कुछ बोला है तो उसी को लिखा जाएगा। जैसे इसकी एक परिभाषा है, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। या कहा जाए व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें जो बोला जाता है उसको वैसा ही पढ़ा जाता है और वैसा ही उसका शुद्ध रूप लिखा जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे एक शब्द होता है श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार शब्द होता है। तो यहाँ पे श्रृंगार का जो शुद्ध रूप होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, व्याकरण कहलाता है। एक शब्द होता है अहल्या। देखिए अहल्या किस तरह से लिखा जाएगा, अहल्या। तो यहाँ पे क्या होता है, ये शुद्ध रूप होता है। ये आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द है और यहाँ पर इसका व्याकरण का शुद्ध रूप है। हमने यहाँ पे बोला है श्रीमती, तो श्रीमती का शुद्ध रूप क्या होगा, तो
जो ता है इस पे हस ई की मात्रा है, तो जो शुद्ध रूप होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ ई की मात्रा होता है, जो बिल्कुल सही है व्याकरण की दृष्टि से। उसके बाद है पूजनीय, तो इसका शुद्ध रूप क्या है, पूजनीय होता है। व्याकरण की दृष्टि से जो बोला जाए वही लिखा जाए व्याकरण कहलाता है। अनुग्रहित, तो यहाँ पे अनुग्रहित किस तरह से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे रा है और यहाँ पर क्या है, री की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद है निरोग, तो निरोग यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या होगा, निरोग में क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे निरोग बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं सृष्टि, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इस व्याकरण की दृष्टि से इस शब्द में किसकी कमी है, अनुस्वार की कमी है या मात्रा की या विराम चिन्ह की, तो यहाँ पे क्या है, स्वर की कमी है। इसकी स्वर मात्रा की कमी है, तो ये आपको याद रखना है, इसकी कमी से, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखना है, फिर आपको खाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, कैसा, दीर्घ, दीर्घ ए आएगा, जिसकी मात्रा होती है एक, ये आपको याद रखना है। देखिए सौंदर्यता यहाँ पे नहीं बनेगा, सौंदर्य होता है यहाँ पे शुद्ध रूप। उसके बाद है आशीर्वाद, ये लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, आशीर्वाद इस तरह से लिखा होता है, लेकिन जो होता है बिल्कुल गलत होगा, अगर इसका हम उच्चारण करें तो गलत होगा। तो इसमें शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद होगा, क्या होगा, आशीर्वाद, यानी कि सा के बाद रा होता है कैसा, आधा, और यहाँ पे लिखा जाएगा वाद। इसके बाद क्या करना होता है, ये जो र है स्वर रहित बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्वर रहित र बोलते हैं। अगर स्वर रहित र होता है तो यह र बाद वाले के सिरो रेखा पर चला जाता है, तो इसका जो सही रूप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा आशीर्वाद। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए देखिए, अब व्याकरण के 3 अंग होते हैं, कितने होते हैं ये आपको याद रखना है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 है वर्ण विचार, यानी कि वर्णों के बारे में कहा गया है, कैसे दिखते हैं, मुख के किस भाग से बोले जाते हैं, उनका आकार कैसा है और उनके मेल से क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद शब्द है कितने प्रकार के हैं वो आपको बताएंगे। और एवं नंबर 3 यहाँ पे वाक्य विचार, वाक्यों के बारे में यहाँ पे क्या क्या विचार हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 की बात करें, वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा, व्याकरण के उस भाग को कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, जिसमें वर्णों का आकार, उनका आकार कैसा दिखता हो, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बने हो, उनके मेल से शब्द बने हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे उनका आकार। देखिए वर्ण है, अगर हमने यहाँ पे ए लिखा है तो ये क्या हो चुका है, इसकी आकार हो चुका है, इस तरह से ये लिखा जाएगा, क्या, इस तरह से यह लिखा जाएगा, ये आकार हो चुका है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा भेद। देखिए भेद के बारे में बात करें तो भेद में कौन सा रूप है, तो इसे कहा जाता है हस स्वर। क्या कहा जाता है, हस स्वर इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही उसके बाद में कहा भेद। देखिए और भेद हो चुका है। उसके बाद है उच्चारण, तो मुख के किस भाग से होता है, तो मुख के कंठ भाग से इसका उच्चारण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और उनके मेल से बने शब्द हो, तो जहां पर एक या एक से अधिक वर्णों का मेल हो जाए वहां पे शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है, शब्द का निर्माण। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है कै, वर्ण लिखा है कै और यहाँ पे लिखा है ले, जब हम इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, इनका अपना अर्थ बनना चाहिए। अगर अर्थ बनेगा तभी शब्द कहलाएगा। तो क्या बन जाएगा, कल। एक तो आने वाला कल होता है, एक जाने वाला कल होता है, तो इसका अपना एक अर्थ है, इसलिए भी यहाँ पे क्या होगा, शब्द का निर्माण हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपके। चलिए आगे के बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी या सूक्ष्म इकाई किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बनेगा वर्ण। तो किसको कहा जाता है, वर्ण को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है, देखिए इसमें क्या होता है, 2 रूप होते हैं, एक तो उच्चारण करने के बाद, एक
लिखने के बाद। तो इनके रूप कैसे कैसे बदलते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहा जाता है? तो लिखित इकाई क्या है? वर्ण को कहते हैं। जिसको हम लिख सकते हैं उसे वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा? मौखिक। जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूं तो क्या हो गया? एक मौखिक ध्वनि हो चुकी है। इसे कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका। देखिए इसमें क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे उच्चारण किया या बोला कै, ठीक है, कै का मैंने उच्चारण किया, फिर इसको यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो चुका है? ये वर्ण हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ ध्वनि। जब उस रूप को लिख दिया जाएगा उसे कहा जाता है वर्ण। चलिए यहां तक समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। यहाँ पे है वर्णमाला। देखिए वर्णमाला किससे कहते हैं? तो सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। क्या? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। इनका अपने एक नंबर होता है। कै के बाद खे, खे के बाद गे। तो यहाँ पे अगर ये अपने नंबर से लिखे हुए हैं वह वर्णमाला कहलाएगी। जैसे डेफिनेशन है, वर्णों या अक्षरों या लिपि चिन्हों, जब हम इनको लिखते हैं तो ये लिपि चिन्ह का प्रयोग के रूप में प्रयोग होता है इनका। के व्यवस्थित क्रमबद्ध, कैसा? क्रमबद्ध, यानी क्रम के अनुसार होने चाहिए, समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा हमने? यहाँ पे क्या लिखा है? वो कै के बाद खे, वो खे के बाद गे, वो गे के बाद घे, और यहाँ पे लिखा जाएगा पंचमा अक्षर। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे पंचमाक्षर लिखते हैं तो इसका क्या होता है? अपने वर्ग में एक नंबर होता है, इसका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यानी कि क्रमबद्ध है, तो इसे ही वर्णमाला कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, कै, खे, गे, घे, और पंचमाक्षर इसको कहा जाता है चे, छे, जय, झे, और ये भी पंचमाक्षर है, आदि। तो अपने कैसे हैं? क्रमबद्ध में, क्रम रूप में है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से लिखे हैं, तो इसे कहा जाता है वर्णमाला। अगर ये क्रमबद्ध में ना हो तो इसका दूसरा रूप क्या होगा? देखिए यहाँ पे है वर्ण समूह। कैसा? वर्णों का समूह। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए, कैसा? अव्यवस्थित क्रम में रखा जाए, में ना रखा जाए, तो वे वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है चे, और चे के बाद फिर उसके बाद कै लिख दिया है, कै के बाद हमने क्या लिखा है? टाय लिख दिया है, उसके बाद हमने खे लिखा है, तो इनका अपना कोई भी सीरीज नहीं है, अपने नंबरिंग पे नहीं है, ना ही क्रमबद्ध है। इसे क्या कहा जाता है? एक समूह है। क्या? एक समूह हो चुका है, इसे कहा जाता है वर्ण समूह। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, कै, घे, खे, चे, पे, ते, तो इनका क्या है? अपना अलग अलग नंबर है, अपने अलग अलग वर्ग से निकल के आए हैं, गे, मैं, जय, ने, आदि। तो इनका कोई भी अपना क्रमबद्ध रूप नहीं है, किसी भी वर्ग से आकर किसी भी वर्ग में जुड़ जाते हैं, साथ में इकट्ठा हो जाते हैं, वह कहलाते हैं वर्ण समूह। सबको समझ में आ गया है? चलिए ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए देवनागरी लिपि लिखने का तरीका क्या है, तो ये आपको याद रखना है, बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है, बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए लिखने का तरीका, तो यहां पे होगा बाएं से दाईं ओर। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान कर देंगे सभी बच्चे। यहाँ पे वर्ण देखिए, अब सबसे पहले करते हैं वर्ण की बात। वर्ण क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकते। हम इसको छोटा नहीं कर सकते, ये अपनी मूल स्थिति में रहता है, इससे छोटा नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ए लिखा है, ई लिखा है, उ लिखा है,
या हम कोई भी वर्ण लिख दे, जैसे यहाँ पे क है तो क में क्या होता है, शामिल होती है ए ध्वनि, तो इसको हलंत लगा देंगे। च है हलंत लगा देंगे, तय है यहाँ पे हलंत। तो ये क्या हो चुके हैं, ये भाषा की मूल ध्वनि हो चुकी है। क्या मूल ध्वनि, जिसको हमने लिख दिया है और लिखने के बाद किस में बदल जाते हैं, ये वर्ण के रूप में बदल जाते हैं। समझ में आ चुका है। तो इसको हम छोटा नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान देंगे। वर्णों को लिखने के लिए देखिए, जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे किया है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है, ख लिखा है, तो यहाँ पे हम इनका प्रयोग लिपि चिन्हों के रूप में करते हैं। जैसे हमें कुछ एक शब्द लिखना है, कबूतर, क्या लिखना है, कबूतर यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हमने इसका प्रयोग क्या किया, एक शब्द का निर्माण किया जो अर्थपूर्ण है, और इनको लिखकर हमने एक शब्द का निर्माण किया है जिसका अपना अर्थ है। क्लियर है। तो इनका हमने प्रयोग कैसे करा, लिपि चिन्ह यानी कि लिखने की जो रीति है उसमें प्रयोग किया है। सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, ये जानेंगे। तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, दो प्रकार के होते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे होते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए, नंबर एक है स्वर। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक स्वर और नंबर दो है यहाँ पे व्यंजन। ये आपको ठीक है। नंबर एक की बात करें, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, स्वतंत्र हो, इन पर किसी की कोई भी कमेंट ना हो, कोई रुकावट ना हो, ये स्वतंत्र है। या कहा जाए आजाद, ये आजाद है अपने आप में, एकदम स्वतंत्र है। अगर हम इनका उच्चारण करते हैं, हमें उच्चारण करने में किसी अन्य की जरूरत नहीं होती, तो क्या होगा, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हें कहा जाता है स्वर। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा, उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। अगर हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी भी अंग से वायु जो मुख से बाहर निकलती है उसमें रुकावट नहीं होती, ना कोई विशेष बल लगाना पड़ता, उसे कहा जाता है क्या, स्वर। जैसे हमने यहाँ पे बोला है ए, आप इसको उच्चारण करेंगे तो ए है, तो मुख के किसी भाग में वायु रुककर नहीं आई, इसको हमने एकदम आसानी से बोल दिया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ए है, आ, हस ई, दीर्घ ए, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा दीर्घ ओ। तो ये आपको याद रखना है, एक नोट पॉइंट है जो आप इससे अच्छे से याद कर लेंगे। स्वर उन ध्वनि को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, बिना किसी की सहायता से ये उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। तो समझ में आ गया है आपको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं ये आपको। चलिए देखिए यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे इनकी संख्या बताइए 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं, एक तो होता है हस ए, क्या, हस ए, दीर्घ आ, हस ई, दीर्घ ई, हस उ, दीर्घ उ, ठीक है। यहाँ पे री है और यहाँ पे ए है, ठीक है। ए है छोटा, इसको छोटा बोलते हैं क्योंकि इसकी एक मात्रा होती है, ये दीर्घ होता है, लेकिन होते तो दोनों दीर्घ हैं, लेकिन इसकी एक मात्रा होती है, इसकी दो मात्रा होती है। ये ओ है, इसको औ कहा जाता है। तो संख्या कितनी हो चुकी है इनकी, 11 संख्या इनकी हो चुकी है। चलिए अब आगे जानेंगे आयोग वाह। देखिए आयोग वाह क्या है, सबसे पहले देखिए अगर हम इसको अलग अलग लिख दें, ए बन चुका है, योग बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पर है वहन, क्या, वहन। ए का क्या अर्थ बनने वाला है, यहाँ पे देखेंगे ए का अर्थ होता है अभाव, क्या,
अभाव होता है, ये आपको याद रखना है, या कहा जाए कमी, या कहा जाए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नाम है ये, इसके अर्थ बन रहे हैं ए के। उसके बाद है योग। योग मतलब जोड़ा जाए, जिसको जोड़ा जाए। और यहाँ पे वहन, तो वहन यानी कि शामिल करना, शामिल। तो यहाँ पे कहा गया अभाव है कि शामिल करने के लिए, यहाँ पे हम इसको शामिल नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी कमी है। तो इनकी संख्या 2 है। कितनी संख्या 2 है, आपको संख्या भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ए और, ठीक है, इसे अनुस्वार कहा जाता है, इसे विसर्ग कहा जाता है। और इनको नाम किसने दिया है, तो इनको आयोग वह नाम किसने दिया है, किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है कि ये आयोग वह है। यानी कि क्या होता है, इनको अगर स्वर को जरूरत हो तो स्वर के साथ जुड़ जाते हैं, अगर इनकी आवश्यकता व्यंजन को होती है तो व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए इन्हें आयोग वह कहा जाता है। जिनका कोई वहन ना कर सके उसे आयोग वह कहा जाता है। जिसको जब जरूरत होती है उसके साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें आयोग वह कहा जाता है। आगे जानेंगे, इनका नाम देखिए, इसे कहा गया अनुस्वार और इसे कहा गया है विसर्ग। तो ये क्या होता है, ये सिरो रेखा के पास जो होता है, खड़ी पाई और यहाँ पे सिरो रेखा के ऊपर एक बिंदी होती है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, खड़ी पाई और सिरो रेखा के जो बाद में 2 बिंदु आते हैं, इसका नाम होता है विसर्ग को कहते हैं। इनके नाम तो आपको पता चलिए, क्योंकि यह है ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, इसलिए इन्हें आयोग वह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये नंबर 1 है अनुस्वार। तो नंबर 1 यहाँ पे अनुस्वार आ चुका है, तो अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं, उच्चारण कैसे होता है इसका, देखिए यहाँ पे आ चुका है अनुस्वार। क्लियर है, अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला। क्या, स्वर के बाद आने वाला। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे हमने एक शब्द लिखा है पंख, क्या, पंख लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले उच्चारण किसका हुआ, पै का हुआ, किसका, पै का हुआ। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे खड़ी पाई, तो खड़ी पाई किसकी होती है, खड़ी पाई आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद इसका उच्चारण होगा, किसका, इसका उच्चारण होगा, इसलिए कहा गया है। देखिए यहाँ पे पै क्या है, पै एक व्यंजन है, उसके बाद पै में से ए निकल के आया, क्या बन चुका है, स्वर। और यहाँ पे क्या कहा है, अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला। तो स्वर के बाद क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसका और रूप देखिए, इसका और रूप क्या है, इनका किस रूप में हम इनका प्रयोग और कर सकते हैं अन्य रूप में, तो देखेंगे यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण, देखिए क्या, पंचम वर्ण के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे व्यंजन जो 5 वर्ग होते हैं उसके बाद वाले 5वें जो वर्ण होता है उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, के स्थान पर किया जाता है। देखिए तो किसके स्थान पर किया जाता है, इनका जो है ये आप रूप देख रहे हैं, इनकी जगह क्या होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे देखिए कैसे होता है, अगर आपको ये देखिए कै, ख, ग, घ और यहाँ पे 5वां अक्षर आ चुका है, तो ये अपने वर्ग होते हैं, इसको कहा जाता है वर्ग, यानी कि कै वर्ग। क्या, कै का अपना वर्ग है जिसमें 5 वर्ण है। जैसे इसका नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक, इसका 4 नंबर है और इसका 5 नंबर है। इसमें क्या होता है, अगर ये अपने वर्ग में कोई भी वर्ण आ रहा हो तो ये जो होता है ये किस में बदलता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर ये पहले आ रहा हो, पंचमाक्षर क्या हो रहा हो, पहले आ रहा हो,
और बाद में कोई भी वर्ण आए, क्या बाद में कोई भी वर्ण आ रहा हो, तो ये क्या होता है, अपने वर्ग के, ये जो होता है, ये जो है अपने वर्ग में अगर आ रहा है तो ये किस में बदलता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे ग है, वो पंचमाक्षर दे रखा है, और गा है, तो ये यहाँ पे कहाँ आ रहा है, देखिए ये इस वर्ग में ही आ रहा है, और इस वर्ग में से ही क्या आ रहा है, गे आ रहा है, तो बाद में गे आ रहा है, तो ये कैसा रूप बदलेगा, अपना अनुस्वार में बदल जाएगा। और ये अनुस्वार कहा जाएगा, अपने से पहले वाला जो व्यंजन होता है, वर्ण होता है, उसके साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। तो क्या बना, शब्द का निर्माण हुआ गंगा। अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले एक और आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे क्या ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो अनुस्वार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, आपको याद रखना है। उसी प्रकार से देखिए, जैसे पहले आ रहा है उस वर्ग का, तो वर्ग में अगर हम इसका च वर्ग लिखते हैं, च, छ, ज, झ, और यहाँ पर इसका अब पंचमाक्षर लिखा जाए, ठीक है, पंचमाक्षर हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, देखिए इसके बाद च आ रहा है, तो ये किस में बदलेगा, अपने पंचमा यानी कि अनुस्वार में बदल जाएगा, इसे कहा जाता है चंचल। उसी प्रकार से देखिए झंडा है, अब ये कैसे बदला, देखिए यहाँ पे ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, और यहाँ पे इसका अपना वर्ग है, इसमें क्या होगा, तो ये आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है, ये तो किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। उसी प्रकार से गंदा है, ठीक है, और कंपन है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग न करके इसको पंचमाक्षर का जो 5 रूप है, उसको उन 5 रूप को अनुस्वार में बदल देते हैं, अगर अपने ही वर्ग में आ रहा हो। अगर कोई भी पंचमाक्षर के बाद पंचमाक्षर आ रहा हो, जैसे अगर इससे पहले ये हो या इससे पहले ये हो, तो इनका रूप नहीं बदल सकते, तो इनका रूप जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे हमने एक शब्द लिखा है जन्म, क्या होता है, जन्म होता है, तो क्या आ रहा है, पंचमाक्षर आ रहे दोनों, तो ये जो आधा है आधा लिखा जाएगा, पूर्ण है पूर्ण लिखा जाएगा, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, जो न है हम इसको अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां पर है नंबर 2 है विसर्ग। देखिए विसर्ग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो सबसे अधिक वायु खर्च होती है। जैसे उच्चारण करते समय सबसे अधिक वायु खर्च होती है, उसे विसर्ग कहते हैं। देखिए क्यों कहा है कि वायु खर्च होती है, जैसे हमने एक शब्द लिखा है अतः, अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं, अतः, तो बाद में जो किसकी वॉइस निकलती है, आहा, तो आहा निकलता है कैसा, आधा, स्वर रहित होता है अतः, और यहां पर एकदम बहुत ज्यादा वायु खर्च होगी, इसे कहा जाता है विसर्ग। और इसकी पहचान चिन्ह ये 2 बिंदी हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए अनुस्वार की भांति ही विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। देखिए कैसे कहा, विसर्ग के बाद स्वर के बाद आता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तय लिखा है, और तय क्या है, एक व्यंजन है, व्यंजन से हमने ए निकाला है, और उसके बाद यहाँ पे विसर्ग लिख दिया है, तो किसके बाद आया, स्वर के बाद ही विसर्ग आता है। इसका उच्चारण देखिए, इसका उच्चारण क्या है, विसर्ग का उच्चारण अघोष होता है। कैसा होता है, अघोष। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें कंपन नहीं होगी, कैसा, घर्षण नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा, है, तो यहाँ पे क्या है होगा, अघोष, यानी कि कमी होगी, घोष यानी कि कंपन की। तो है कैसा व्यंजन है, अघोष है, ये आपको याद रखना है। जैसे स्वतः, तो यहाँ पे विसर्ग जो है आहा की आवाज निकालता है, आहा की, तो हमें क्या होता है, स्वर रहित होता है। चलिए आगे जानेंगे। विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग अधिकतर उन्हीं शब्दों में होता है जो संस्कृत से तत्सम रूप में हिंदी में ग्रहित है। देखिए क्या होता है, वे संस्कृत शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, हिंदी शब्दों में करते हैं। जैसे एक शब्द है दुख, क्या है, दुख, तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग का प्रयोग होता है। या वो अन्य शब्द है प्राय है,
अतः है, और यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं आप, ग्रहित। ग्रहित का क्या होता है? चलकर आने वाला। चलकर आने वाला, तो इनके यानी कि संस्कृत से चल के कहाँ पे आया? हिंदी में आया है, और इनका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का संधि रूपों में विशेष महत्व है। ठीक है, जैसे राम, प्रातः, अतः, संभवतः आदि। तो यहाँ पे अगर हम उच्चारण करेंगे तो ये अह की आवाज निकालता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ चुका है? आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाए मात्रा। देखिए, हमने स्वर तो पढ़े हैं, इनकी मात्रा कैसी है? तो मात्रा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप उसको पढ़ेंगे। स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अगर हम स्वर का उच्चारण करते हैं उसमें जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहते हैं। आपको याद होना है। देखिए यहाँ पे है परिभाषा। जब हम व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग करते हैं तो स्वरों के रूप में परिवर्तन होता है, उसे मात्रा कहते हैं। जैसे अगर हमने एक स्वर व्यंजन लिखा है, क्या व्यंजन लिखा है? जैसे एक व्यंजन है, हमने कोई भी व्यंजन लिख दिया, हमने लिखा गमला, क्या लिखा है? या हमने लिख दिया रस, या रस्सी लिख दो उसको, क्या? रसगुल्ला लिखते हैं हम इसको, रसगुल्ला। ठीक है, हमने एक शब्द लिखा रसगुल्ला। अब इनमें स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में कैसा हुआ है? तो देखेंगे यहाँ पे र क्या है? एक व्यंजन है, उसमें हलंत लगाएंगे तो यहां से आ निकलेगा, क्या? ए ध्वनि बाहर आ जाएगी। उसके बाद सा है, उससे ए निकलेगा बाहर। ठीक है, उसके बाद ग है, ग पे हलंत लगाया, और देखिए मात्रा। तो मात्रा कौन सी है? ऊ की मात्रा है। कौन से? हस ऊ की मात्रा, या छोटा कहा जाए, मूल स्वर इसको कहा जाए, या लघु स्वर इसको कहा जाए। उसके बाद ल है, तो ल कैसा? स्वर रहित है, प्लस। उसके बाद क्या है? ल है, तो ल पे किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। ये इन स्वर का प्रयोग किस रूप में किया गया? मात्रा के रूप में। तो यहाँ पे इनका रूप क्या? स्वर का जो प्रयोग किया गया है व्यंजन के साथ, मात्रा के रूप में किया गया है। चलिए जानेंगे यहाँ पे मात्रा कितनी होती है। देखिए हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं, और स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या 11 होती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन मात्रा 10 क्यों है वो जानेंगे। तो एक स्वर है ए, क्या है? ए स्वर है, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर एक व्यंजन के साथ शामिल होता है। देखिए स्वर आ है, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे हस ई है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री है, यहाँ पे ए है छोटा, बड़ा ए, ओ और आओ। अब इनकी मात्रा आपको पहचान करनी है, क्योंकि यहीं से आपकी वर्तनी भी स्टार्ट होती है। इन मात्राओं से ही आपकी वर्तनी भी स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस पे क्या होता है? आ है, आ का क्या होता है? खड़ी पाई, यानी कि एक डंडा होता है, खड़ी पाई इसको बोलते हैं। हस ई की मात्रा क्या होगी? बाएं से, यानी कि बाएं से दाईं ओर होगी, और दीर्घ की होगी दाएं से बाईं ओर। ये आपको इस तरह से याद रखना है। छोटा ऊ होगा बाईं ओर, और बड़ा ऊ होगा इसके विपरीत में करके दाईं ओर। ये आपको पहचान करना है। उसके बाद री। देखिए री की मात्रा यहाँ पे हल्की सी है, बिल्कुल जैसे बोल देते हैं आधा टै, क्या? आधा टै की तरह बनता है। एक ही मात्रा। देखिए इस पे खड़ी पाई ना, तो खड़ी पाई आएगी, और ना ही सिरो रेखा आएगी। तो यहाँ पे एक मात्रा होती है, और यहाँ पे जहां आप देख रहे हैं जिसकी एक मात्रा दिखाई दे रही है, इसकी अपनी 2 मात्रा होती है। ओ है, तो ओ पे क्या होगा? खड़ी पाई, और खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा। बड़े ओ पे क्या होगा? खड़ी पाई, उस पे 2 मात्राएं। इस तरह से आपको मात्रा याद रखनी है। और मात्राओं की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 10 मात्राएं हैं। सभी को समझ में आ गया है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दिया गया नोट पॉइंट, ये आपको अच्छे से याद करना है। ए वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। देखिए इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर एक व्यंजन के साथ शामिल जरूर होता है। ठीक है, अगर ये शामिल नहीं होगा तो उनका उच्चारण संभव नहीं होगा। आगे ध्यान देंगे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। देखिए इनको क्या
उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है मूल स्वर, इसी का अन्य दूसरा नाम है हस स्वर और इसी का अन्य नाम है लघु स्वर। इनकी संख्या पूछी जाती है, तो संख्या कितनी हो चुकी है? 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और यहाँ पे री हो चुके हैं, तो संख्या 4 हो चुकी है। उसके बाद नंबर 2 की बात करेंगे, दीर्घ, गुरु या संधि स्वर। इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या यहाँ पे इनकी 7 है, ये आपको याद रखना है। संख्या 7 है। कौन कौन से यहाँ पे? आ है बड़ा बड़ा, इसको बोलते हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए हो जाएंगे दोनों, दोनों ओ हो जाएंगे। तो संख्या कितनी हो चुकी है यहाँ पे? संख्या 7 हो चुकी है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद रचना या लिखित के आधार पर मूल स्वरों की संख्या होती है। देखिए, रचना या लिखित के आधार पर मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। यहां तक सभी को समझ में आ गया यार? आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है। रचना और लिखित के आधार पर अगर पूछा जाए तो मूल स्वर की संख्या 4 होती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहां पे पूछा गया है, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण, अगर हम किसी को मौखिक करते हैं या उच्चारण करते हैं तो मूल स्वर की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर मूल स्वर की संख्या 3 होती है। तो कौन कौन से हैं? ए, ई और उ। तो यहाँ पे नंबर 4 क्यों नहीं है? तो उसके बारे में नोट पॉइंट लिखा है, तो नोट पॉइंट देखेंगे। देखिए, री, इसके उच्चारण में री की ध्वनि निकलती है जो व्यंजन और स्वर का मेल प्रतीत होता है। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? री बोला जाता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे री लिख दिया तो इसको भी री बोला जाएगा, इसलिए इसको उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर की संज्ञा में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, किसके इक्वल माना है इसको? किसके समान माना है? जो व्यंजन होता है रे, उसके समान माना है, क्योंकि इसका उच्चारण इसके जैसा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यंजन होता है और व्यंजन के साथ स्वर शामिल होता है, इसलिए इसको उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर नहीं माना है। इनकी संख्या कितनी है ये आपको याद रखना है, 3 रहती है। सभी को समझ में आ चुका है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है वर्गीकरण के आधार पर। देखिए, अब इनको वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया है। तो वर्गीकरण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 है मूल स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है, ये आपको पता होना चाहिए। ए, ई, उ और री, मूल स्वर की संख्या 4 है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है? इनकी संख्या 3 है, लेकिन नाम अन्य भी है। मूल दीर्घ स्वर और सजातीय दीर्घ स्वर। क्या क्या है यहाँ पे? मूल दीर्घ स्वर और सजातीय दीर्घ स्वर इनको कहा गया है, और इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से? आ है दीर्घ, ई है दीर्घ और उ दीर्घ है। क्लियर है? उसके बाद है नंबर 3, देखिए, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहा गया है और इनकी संख्या कितनी है? 4 है, ये आपको याद रखना है। संख्या 4 है, इनका अन्य नाम है विजातीय, मिश्रित। और कौन कौन से हैं यहाँ पे? छोटा ए है, बड़ा ए है और ओ है, और यहाँ पर औ है। संख्या कितनी है यहाँ पे? 4 हो जाएगी, आपको याद रखना है। नोट पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या कहा? स्वरों का प्रयोग अपने तथा मात्रिक चिन्हों के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे क्या कहा है? जो ये स्वर हैं इनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इनका प्रयोग एक तो मात्रा के रूप में करते हैं और अपने रूप में भी, अपने आप में भी। जैसे अगर यहाँ में हमने एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? एक शब्द लिखा है आम। ठीक है, तो क्या लिखा है? आम लिखा है। तो यहाँ पे आ क्या है? अपना मूल रूप है। ठीक है, कैसा है? मूल रूप है, और प्लस में यहाँ पे मैं जुड़ चुका है, मैं से ए निकल जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है, साधारण शब्द है। अगर हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा भारतीय, क्या लिखा है? भारतीय लिखा है। अब इसको कैसे पहचान करेंगे कि मात्रा का रूप क्या है ये?
तो मात्रा का रूप कैसे है, तो आपको सबसे पहले इनका क्या करना है, वर्ण विच्छेद करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भय लिखा है, भय, और इस पे मात्रा किसकी थी, देखिए खड़ी पाई यानी कि आ की मात्रा थी। उसके बाद क्या लिखा है, र, तो रे हमने यहाँ पे लगा लिख दिया है, उस पे हलंत लगा दिया है, और हर एक व्यंजन में ए शामिल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है तय, और तय पे कौन सी मात्रा है, तो यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा है, प्लस उसके बाद क्या बना है यहाँ पे यह लिखा गया है, और यह पे हलंत लगाकर हम यहाँ पर ए लिख देंगे। अब देखना है यहाँ पे मात्रा का प्रयोग, देखिए यहाँ पे क्या था, अपने रूप में, कैसा, अपने रूप में प्रयोग किया गया था, लेकिन उसके बाद है मात्रिक चिन्ह के रूप में। तो यहाँ पे आ है, और आ की मात्रा यहाँ पे क्या है, खड़ी पाई है, तो इसलिए इसे कहा गया मात्रिक चिन्ह। यहाँ पे दीर्घ है, और इसकी मात्रा चिन्ह क्या है, बाद से आएगी, यानी कि दाएं से बाईं ओर। सभी को समझ में आ गया है क्यों कहा गया है कि स्वरों का प्रयोग अपने तथा मात्रिक चिन्हों के रूप में किया जाता है। चलिए आगे जानेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इनको भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था वर्ण विचार में कि उच्चारण स्थान, उच्चारण दिया था, तो सबसे पहले हम एक मुख बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहचान करेंगे इनका जो उच्चारण है वो मुख के किस भाग से होता है, कौन कौन से होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमने होठ बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दांत बना दिए हैं, क्योंकि इनका ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस भाग को कहा जाता है कंठ, ये आपको याद होना चाहिए, क्या, कंठ। यहाँ पे नंबर 1 है कंठ। तो स्वरों का उच्चारण मुख के 6 स्थानों से किया जाता है। सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नंबर 1 है कंठ, तो कौन सा है कंठ का भाग, तो ये है कंठ का भाग, और यहाँ पे निर्माण क्या होने वाला है इनका, ए और आ का होगा। क्लियर है, चलिए आगे ध्यान देंगे। उसके बाद है तालु। तो तालु क्या होता है, जो जीभ से ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला, ठीक है, इसे कहा जाता है तालु, इसको तालु कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनका उच्चारण क्या क्या होगा, कौन कौन से उच्चारण होने वाले हैं तालु से, तो दोनों ई होंगे, क्या, दोनों ई होंगे। और आपको एक बात और याद रखनी है इसमें, जहां भी छोटा ये ए होगा तो उसके साथ ही दीर्घ आ भी होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है मूर्धा। देखिए मूर्धा क्या कौन सी जगह होती है, जो दांतों की जड़ होती है, मसूड़े जिसको बोलते हैं, उसे मूर्धा कहा जाता है, मूर्धा, ठीक है। तो यहाँ पे री का उच्चारण होगा उसके साथ। उसके बाद आया हमारे पास ओष्ठ। देखिए ओष्ठ बोलते हैं होठों को, किसको, होठों को बोलते हैं। तो यहाँ पे किस किस का उच्चारण होगा, दोनों ऊ का, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 नाम लिखे हैं, कंठ प्लस तालव्य, क्या, कंठ प्लस तालव्य। तो इसमें क्या होता है, कंठ का ए जोड़ा जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, तालु का ई जोड़ा जाएगा, क्या, तालु का ई जोड़ा जाएगा। तो इन दोनों के मेल से क्या निर्माण होगा, इन दोनों के मेल से जो विकार होता है वो किसका निर्माण करेगा, ए का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस ई साथ में जुड़ा है, ए का निर्माण हो चुका है। उसके बाद अब इसका कैसे निर्माण होगा, तो यहाँ पे ए के साथ ए जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, यहाँ पे ए के साथ यहाँ पे ई जुड़ा, तो छोटा ए बना, और ए बड़ा ए बनाने के लिए क्या होगा, ए के साथ छोटा ए जुड़ेगा, तब इसका निर्माण करेगा। और इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य से एक साथ इनका उच्चारण होता है। उसके बाद है कंठ प्लस ओष्ठ। देखिए यहाँ पे कंठ और ओष्ठ का निर्माण होने वाला है, तो कैसे होगा यहाँ पे कंठ और ओष्ठ का, देखिए यहाँ पे ओष्ठ लिखा है और यहाँ पे कंठ है। अब इन दोनों का निर्माण कर देंगे, ए प्लस उ, इन दोनों को जब मेल कर देंगे और इनका जो विकार रूप होगा वो कैसा होगा, ओ होगा। उसके बाद हमें औ बनाना है, तो ए के साथ ओ को जोड़ देंगे, यहाँ पे औ का निर्माण हो जाएगा। और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, वो आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए एक ऐसा दंत भाग है मुख के जिससे स्वरों का उच्चारण नहीं होता, तो स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। और देखिए अनुस्वार को नासिक के भी कहा गया, क्योंकि
यह है नाक की सहायता से इसका उच्चारण होता है। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे आज की क्लास सभी को समझ में आ गई है। चलिए अगले सेशन में अगली क्लास में मिलेंगे वर्णमाला 2 में। तो आज तक के लिए यही, जय हिंद जय भारत। और साथ के साथ अब मैं आपको एक नॉलेज देके जा रहा हूं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आप एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, वहां पे एप्लीकेशन मिलेगा, आप उसको वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको वीडियो कोर्स मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, और ई बुक, नोट्स और डेली प्रैक्टिस, डेली क्विज मिलने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेली क्विज मिलेगा ऑनलाइन। और आप अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप किस किस माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो देखना है आपको ज्वाइन विद अस। देखिए आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, इस माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप हमारे माध्यम से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और साथ ही इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर। तो ये आपके माध्यम है, आप यहाँ से किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद जय भारत।